Hello students, in this video we'll discuss chapter number 17, the Union Executive. So first question arises in our mind, whom we called Union Executive, है ना? So Union Executive comprises Prime Minister, President, Vice President and Council of Minister. पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है बेटा कि यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आएंगे बच्चा आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव ब्रांच को। क्या करती है हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच? चल, तो जो हमारी लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है, यूनियन लेजिस्लेटिव ब्रांच मतलब सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है वो बना देती है बहुत सारे लॉज, है ना। हर साल लोकसभा और राज्यसभा बैठती हैं, कुछ नए नियम लेके आती हैं, कुछ नए कानून लेके आती हैं। तो जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है उसका काम क्या है? मेक्स द लॉ ऑफ द कंट्री, है ना। The legislative branch of government makes the law of the country. कंट्री के लिए कानून बनाने का काम किसने कर दिया? लेजिस्लेटिव ब्रांच ने। पर उन कानूनों को, जितने भी लॉज बने हुए हैं, उन्हें एनफोर्स कौन कराता है? तो उन्हें एनफोर्स कराती है बच्चा एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ठीक हुई बात। एक नियमों को बनाता है, कानूनों को बनाता है और दूसरा उन्हें लागू करवाता है। एनफोर्स करना मतलब क्या होता है? लागू कराना। ठीक हुई बात। एनफोर्स मतलब लागू कराना। अब यहाँ पर कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि मैम लागू कराने का मतलब क्या होता है? तो लागू कराने का मतलब होता है किसी व्यक्ति को नियम मानने के लिए बाध्य करना, उन्हें फोर्स करना कि भाई ये रूल है और आपको इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ये लॉ है आपको इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो लेजिस्लेटिव ब्रांच का काम है लॉज को बना देना, वहीं पे एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम है उन लॉज को एनफोर्स कराना। एनफोर्स कराने को हिंदी में हम बोलते हैं लागू कराना, और लागू कराना को और इजी लैंग्वेज में समझना हो तो किसी व्यक्ति विशेष को बाध्य करना कि भाई ये नियम है और ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब बेटा ये जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है इसमें कौन कौन आते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो अकेले बहुत सारा काम नहीं करते बेटा। अगर मैं बोलूँ कि आज प्राइम मिनिस्टर ने रैली यहाँ की, कल वहाँ की, फिर प्राइम मिनिस्टर फॉरेन टूर पे भी गए, तो उनकी स्पीचेस कब उन्होंने रेडी की होंगी, है ना। उनके पीछे से इंडिया में मैटर्स को कौन देख रहा होगा। तो बात यह है कि इनमें से हर व्यक्ति, भले वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, इनके पास एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स होती है जिसमें इंक्लूडेड होते हैं सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट्स वो इंटेलिजेंट माइंड है बेटा जो इन यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के पीछे खड़े होके इन्हें राइट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा, आज से पहले, अभी 2000 के नोट्स वाला नहीं, इसके पहले जब 500 और 1000 के नोट्स मार्केट से विड्रॉ हुए थे, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, आप लोगों को लगता है वो डिसीजन नरेंद्र मोदी का था, वो डिसीजन नरेंद्र मोदी का था। वाह क्या सोचते नरेंद्र मोदी की, किस तरीके से करप्शन को ख़त्म कर देंगे, जो ब्लैक मनी है उसको ख़त्म कर देंगे। तो बच्चा वो प्लान नरेंद्र मोदी का नहीं था, वो सिविल सर्वेंट अनिल बॉकिल का था। किसका था? अनिल बॉकिल। अभी आप वीडियो को पॉज करके गूगल पे सर्च कर सकते हैं हु इज़ अनिल बॉकिल। तो अनिल बॉकिल एक सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को आइडिया दिया कि भाई अगर हम इस तरीके से ये बड़े नोट्स को मार्केट से विड्रॉ कर लेते हैं तो हम अप टू सम एक्सटेंट करप्शन पे और ब्लैक मनी के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। क्लियर हुई बात? कौन? अनिल बॉकिल। चलो, तो हमारे जो यूनियन एग्जीक्यूटिव हैं वो अकेले बहुत सारा काम नहीं करते हैं बच्चा, उनको हेल्प करने के लिए बहुत बड़ी वर्क फोर्स होती है। अब सोचो ना कैसे काम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर एक है, 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरी, बेचारा कहाँ कहाँ देखेगा, क्या क्या देखेगा। तो इस वजह से हमने बहुत बड़ी वर्क फोर्स उसको दे रखी है, किसकी? सिविल सर्वेंट की। एंड दीज पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल हु सिविल सर्वेंट। बहुत टफ एग्जाम पास करके सिविल सर्वेंट बनते हैं, भले वो IAS ऑफिसर हो या IPS ऑफिसर हो, है ना। अब ये लोग हेल्प करेंगे हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव को। हु इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द पुलिस फोर्स विच एंश्योर्स द सिटीजन फॉलो द लॉ। अब ये जो सिविल सर्वेंट होते हैं ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट का फिर से वर्ड वही मीनिंग जो है वो वही होता है, लागू करना। ठीक है। और जो हमारी पुलिस फोर्स होती है वो ये इंश्योर करती है कि जो सिटीजन्स हैं वो उस लॉ को फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं। ठीक हुई बात। जैसे हेलमेट लगाने का लॉ बना दिया है ना, कानून बन गया कि सबको हेलमेट लगाना है। पर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट तो देखेंगे नहीं कि भाई सबने हेलमेट लगाया कि नहीं, तो इसको देखेगी कौन? ट्रैफिक पुलिस, है ना। तो
फिर से याद रखो, जो हमारे एग्जीक्यूटिव है उनको हेल्प करता है बहुत बड़ा वर्क फोर्स, जिसमें सिविल सर्वेंट भी आते हैं जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट का मतलब फिर से वही होता है, लागू करना। और पुलिस फोर्स जो होती है वो इंश्योर कराती है कि सिटीजन लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। नाउ द प्रेसिडेंट। तो बच्चा, प्रेसिडेंट जो है वो हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ना। जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। भारत सरकार का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। पर जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में प्रैक्टिस होता है, हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है ना, पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ नॉमिनल और सिम्बॉलिक हेड होता है। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का, है ना। सिंबॉलिक चिन्हात्मक नाम मात्र का हेड है, उसके पास कोई रियल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, रियल हेड नहीं होता। हमारी कंट्री में रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। एम आई क्लियर हेयर? प्रेसिडेंट को आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोल दो कंट्री का, उसमें कोई बुराई नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट है, ये बात आपको समझ में आ गई। पर जब भी आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हो तो यहाँ पर प्रेसिडेंट की पावर बहुत ही कम होती है, वो नॉमिनल और सिंबॉलिक हेड होता है, नाम मात्र की बस पावर उसके पास है। जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके नाम पे तो कैरी किया जाता है, पर एक्चुअल में वो उस बात को चाह रहा है कि नहीं, ये उससे नहीं पूछा जाता। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री इज कैरीड आउट इन हिज नेम। पूरा के पूरा कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन किसके नाम पे ही होता है? प्रेसिडेंट के नाम पर ही होता है। पर करने वाले कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटा प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर है, प्रेसिडेंट के पास कम है। द एक्चुअल पावर इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअल पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है ना। प्रेसिडेंट के पास एक्चुअल पावर नहीं है। प्रेसिडेंट तो वो काम करता है जो उसे कहा जाता है करने के लिए। Who advise the president in the exercise of his or her function? प्रेसिडेंट जब अपने काम करता है, किसी भी कर्तव्य का जब वो निर्वाह करता है, तो उसको एडवाइस कौन ही करते हैं? प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। भले प्रेसिडेंट मेल हो फीमेल हो। मेल जैसे आज हमारे प्रेसिडेंट कौन है? करंट प्रेसिडेंट कौन है बेटा? द्रौपदी मुर्मू, है ना, तो वो हो गई। और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो रामनाथ कोविंद। तो बच्चा, प्रेसिडेंट को अपने काम करने के लिए जो भी एडवाइस चाहिए होती है, या जो भी वो काम करेंगे उसके लिए उन्हें एडवाइस कौन देते हैं? प्राइम मिनिस्टर देते हैं, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देते हैं, एंड ही और शी इज़ बाउंड टू फॉलो दिस एडवाइस। और प्रेसिडेंट को मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को फॉलो करना ही पड़ता है। वो खुद से अपने आप से कुछ भी नहीं करते हैं, कोई डिसीजन खुद नहीं लेते। नाउ द बेसिक क्वालिफिकेशंस फॉर अ कैंडिडेट टू बी द प्रेसिडेंट। अब आप या मैं प्रेसिडेंट बन सकते हैं कि नहीं, तो इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस दिए गए, हमें वो पूरा करना पड़ता है, तब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। पहला क्या है? हमें इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ही शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। हम प्रेसिडेंट की पोजीशन पे उसी व्यक्ति को बिठाएंगे जो इंडिया का सिटीजन होगा, भारतीय नागरिक होगा। और एज कितनी होनी चाहिए? आपकी एज होनी चाहिए एटलीस्ट 35 ईयर्स। अगर आप 35 ईयर के हो जाते हैं तो प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल है। ही शी मस्ट हैव ऑल क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जितने भी क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। अब लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होंगे वो इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ इलेक्शन एंड टर्मिनेशन। जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, उनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है बच्चा। उनके इलेक्शन के लिए पूरा के पूरा इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। क्या बनता है? इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस कैसे होते हैं बच्चा? इनडायरेक्ट। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, मतलब हमारा कॉमन पीपल का, जनरल मास का, जन साधारण व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इनके लिए बनाया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज,
और ये इलेक्टोरल कॉलेज ही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। अब इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए बना है उसमें कौन, अब बेटा इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं, तो इस इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लोकसभा है और राज्यसभा है, तो दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनेंगे। फिर जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो भी इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनेंगे। तो इलेक्टोरल कॉलेज ऐसा नहीं है बच्चा जो 1 2 5 लोगों से बन जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, और इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। ये है बेटा रामनाथ कोविंद, ये 14th प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और अभी जो करंट प्रेसिडेंट हैं 15th प्रेसिडेंट वो हैं द्रौपदी मुर्मू। अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इसके पहले थी प्रतिभा पाटिल, है ना। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू 15th प्रेसिडेंट है और रामनाथ कोविंद 14th प्रेसिडेंट थे। अब जो प्रेसिडेंट है वो कितने ईयर्स के लिए इलेक्ट होता है बच्चा, 5 ईयर के लिए इलेक्ट होता है। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड बाय द पार्लियामेंट, और बच्चा प्रेसिडेंट को उसकी पोजीशन से हटाने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर का नाम होता है इम्पीचमेंट। तो प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इम्पीच कर सकती है प्रेसिडेंट को, अपनी पोजीशन से हटा सकती है। इम्पीचमेंट क्या है, इम्पीचमेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है प्रेसिडेंट को अगर उसे ऐसा लगे कि भाई इसने किसी रूल को, किसी रेगुलेशन को वायोलेट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट किया है। ठीक है, तो पार्लियामेंट कैन रिमूव प्रेसिडेंट इफ ही शी फाउंड गिल्टी ऑफ वायलेटिंग, अगर वो प्रेसिडेंट ऐसा पाया गया कि भाई उसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, ट्रीजन किया है। ट्रीजन मतलब होता है देशद्रोह, राजद्रोह या करप्शन, कोई भ्रष्टाचार किया हो, कोई देशद्रोह राजद्रोह किया हो, या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया हो। संविधान में जो लिखी हुई बातें हैं या तो उन्हें तोड़ा हो, या तो उसने देशद्रोह किया हो, राजद्रोह किया हो, या कोई भ्रष्टाचार किया हो। अगर ऐसे इसमें से कुछ भी किया होगा तो इम्पीचमेंट की प्रोसेस पार्लियामेंट में चलेगी और उसे उसकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। अब डिड यू नो सेक्शन को हम देखेंगे तो जो ऑफिशियल रेसिडेंस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का उसे हम कहते हैं राष्ट्रपति भवन। ये बहुत ही दिखने में सुंदर है, बहुत बड़ा है, उसमें बहुत बड़ा और बहुत ब्यूटीफुल सा गार्डन है जिसे हम कहते हैं मुगल गार्डन। इसमें बहुत सारे एग्जॉटिक प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं। जो विजिटर्स होते हैं उन्हें अलाउ किया जाता है इस गार्डन को देखना हर साल का फरवरी में। नाउ द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट पावर को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पावर को नहीं, मतलब जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट की उनको डिफरेंट हेड्स में डिवाइड कर दिया है। तो पहला हेड है एग्जीक्यूटिव पावर। तो हमारे प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी होती हैं, तो पहला हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम कौन ही करते हैं, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट XYZ अक्कड़ बक्कड़ बम्बी बो करके किसी को भी अपॉइंट नहीं कर देते प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे। प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है बच्चा, हु इज़ द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी और कोलेशन पार्टी। देखो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस के बाद ये देखा जाता है कि क्या किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिली, नहीं मिली, तो क्या इन लोगों ने कोई कोलेशन बनाया, तो मेजॉरिटी पार्टी या कोलेशन पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे अपॉइंट करने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट को। ठीक है, देखो जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो कई बार तो ऐसा होता है कि यार बीजेपी को क्लीन मेजॉरिटी मिल गई या कांग्रेस को क्लीन मेजॉरिटी मिल गई, पर कई बार ऐसा होता है बेटा कि ना ही तो बीजेपी को प्रॉपर मेजॉरिटी मिली, ना ही तो कांग्रेस को मिली। तो ये लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी पार्टी के साथ अलायंस बना लेते हैं, कोलेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो कोलेशन का लीडर आपको समझ में आया, जो जॉइंट पार्टीज थी 3-4 पार्टी ने मिलकर जो कोलेशन बनाया उसमें से एक मेंबर पे प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। पर लीडर किसकी किसकी बात सुन के ये काम करेंगे, उस पार्टी के सारे मेंबर जिस व्यक्ति के लिए एग्री होंगे। ठीक है, चलो, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, हु इज़ द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, जो मेजॉरिटी पार्टी या कोलेशन पार्टीज का लीडर होगा। और द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा, लोकसभा में जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, कोलेशन हो, ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी जो होगी उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाने का काम कौन करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करने का काम करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है,
प्रेसिडेंट ही होते हैं जो अपॉइंट करते हैं यूनियन मिनिस्टर्स को, पर वो भी खुद से नहीं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके नहीं, किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। फिर बेटा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नर्स को। स्टेट गवर्नर्स को भी अपॉइंट करने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का। और दूसरे जितने भी हाई ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, जैसे कि कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल को भी अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। हमारे स्टेट में जो गवर्नर होता है उन्हें भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं बच्चा जजेस को। कौन से जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एम्बेसडर्स टू अदर कंट्री। हमारी कंट्री से, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने फॉरेन कंट्री में कौन जाएगा, जैसे एस जयशंकर जो आज के फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, वो पहले हमारे एम्बेसडर हुआ करते थे। उन्होंने हमको रिप्रेजेंट किया है चाइना में और दूसरी कंट्रीज़ में। तो एम्बेसडर को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट कौन ही करेगा, प्रेसिडेंट। ये है राष्ट्रपति भवन, बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर भी है। नाउ मिलिट्री पावर्स। बेटा प्रेसिडेंट को जो पावर्स मिली हुई हैं उन्हें हमने हेडिंग्स में डिवाइड किया है, अलग अलग हेडिंग्स में। पहली हेडिंग थी एग्जीक्यूटिव पावर, जो हम पढ़ चुके थे। अब हम देखेंगे मिलिट्री पावर। तो बेटा जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेस का। अब डिफेंस फोर्सेस में क्या क्या आती है, आपकी नेवी आती है, आपकी आर्मी आती है और आपकी एयर फोर्स आती है। इन तीनों को मिला के बनती है हमारे डिफेंस फोर्सेस, और इनका सुप्रीम कमांडर कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट वॉर डिक्लेयर भी कर सकता है। प्रेसिडेंट किसी कंट्री के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर सकता है और पीस कंक्लूड भी कर सकता है। आई बात समझ में, चलते युद्ध को रोक सकता है और युद्ध कर भी सकता है, युद्ध करने के लिए डिसीजन ले सकता है। ठीक है बात। तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेस का। डिफेंस फोर्सेस में क्या आएगा, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। तो ये वॉर डिक्लेयर भी कर सकता है और पीस को कंक्लूड भी कर सकता है। जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ होती हैं बच्चा, वो किसके नाम पर ही होती है, प्रेसिडेंट के नाम पर ही होती हैं। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होंगी, भले वो रशिया के साथ हो, यूक्रेन के साथ हो, यूएसए के साथ हो या यूके के साथ हो, वो ट्रीटीज़ किसके नाम पे होती है, प्रेसिडेंट के नाम पर ही होती है। अब हम देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स। हमारे प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है वो सुनो। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के किसी भी हाउस को समन कर सकता है और प्रोरोग भी कर सकता है। अब ये समन का मतलब होता है बुलाना, कॉल करना। ठीक है, बुलाना, कॉल करना। तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को समन कर सकता है, मतलब पार्लियामेंट की मीटिंग्स को बुला सकता है, पार्लियामेंट की बैठक करा सकता है ना। दूसरा प्रोरोग करना मतलब रोक देना। तो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस को समन करने का राइट प्रेसिडेंट के पास है। समन करना मतलब बुलाने का राइट है, साथ ही साथ प्रोरोग मतलब रोक देने का, डिसकंटिन्यू करने का भी राइट किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। ठीक, कोई बात, क्या इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, नहीं होगी, है ना। प्रेसिडेंट जब चाहे जब पार्लियामेंट की मीटिंग्स को, पार्लियामेंट को कॉल कर सकता है, साथ ही साथ उस पार्लियामेंट की चलती मीटिंग को रोक भी सकता है। ही सी एड्रेसेस द ओपनिंग सेशन ऑफ पार्लियामेंट एवरी ईयर। हर साल पार्लियामेंट का जो ओपनिंग सेशन होता है उसको एड्रेस कौन ही करते हैं, प्रेसिडेंट। हर साल पार्लियामेंट जब चालू होती है तो उसका एक ओपनिंग सेशन होता है और उसको एड्रेस कौन ही करता है, प्रेसिडेंट। और जो प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है वो होता है अबाउट गवर्नमेंट्स पॉलिसी। ठीक है, गवर्नमेंट के आने वाले साल के लिए क्या 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 पॉलिसी होंगी ये बताते हैं प्रेसिडेंट अपने ओपनिंग सेशन के एड्रेस में। ठीक, कोई बात। पार्लियामेंट का जो ओपनिंग सेशन होता है उसको एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट, उसमें वो बताते हैं गवर्नमेंट्स पॉलिसी। चलो, प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो डिसॉल्व द लोकसभा एंड ऑर्डर फ्रेश इलेक्शन। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि भाई ये जो करंट लोकसभा है इसमें मेजॉरिटी नहीं है ना, या कोई और प्रॉब्लम है, तो पूरी की पूरी लोकसभा को डिसॉल्व करना मतलब ख़त्म कर देना, पूरी की पूरी लोकसभा को डिसॉल्व करके वो फ्रेश इलेक्शंस की बात कर सकता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे बोलेंगे विश्वास मत। अगर वो लोकसभा में बोलते हैं कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है क्या विश्वास मत इनके साथ नहीं है, मतलब मेजॉरिटी इनके साथ नहीं है, और फिर वो सामने वाली पार्टी को चांस देते हैं कि चलो आप आपकी मेजॉरिटी को प्रेजेंट करो, और अगर जो रूलिंग पार्टी है वो मेजॉरिटी को प्रेजेंट नहीं कर पाती तो लोकसभा को पूरी तरह डिसॉल्व कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट और बोल सकते हैं कि अब फ्रेश इलेक्शन होंगे क्योंकि भाई हम मेजॉरिटी आपके साथ नहीं है। प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन को भी कॉल कर सकता है। वैसे तो बच्चा हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, कि लोकसभा और राज्यसभा, पर कुछ मैटर्स ऐसे हुए हैं आज तक जिन पे दोनों हाउसेस
एक मत नहीं बना पाए, मतलब एक जैसी राय नहीं रख पाए हैं। तो इसके लिए एक तीसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम दोनों हाउसेस को साथ बिठा लें और जॉइंट सेशन करें। तो प्रेसिडेंट चाहे तो वो जॉइंट सेशन को भी कॉल कर सकता है। अब तक के इतिहास में अगर हम आज तक इंडिया की बात करें पिछले 70-72 सालों में, और बेटा अब तक ये जॉइंट सेशन 3 बार लगा है, ठीक है। एक तो पोटा के लिए लगा था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए लगा था, एक बैंकिंग सर्विसेज के लिए लगा था, और बैंकिंग सर्विसेज रिपील बिल था, और एक बार लगा है ये डाउरी प्रोहिबिशन के लिए, ठीक है। तो अब तक जॉइंट सेशन कितनी बार बने हैं? 3 बार। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के लिए बना, बैंकिंग सर्विसेज के लिए आया एक बार, और एक बार पोटा के लिए। अब जॉइंट सेशन कब बैठता है बच्चा? किसी चीज़ को लोकसभा ने पास कर दिया पर राज्यसभा नहीं पास कर पाई, कहीं कोई चीज़ राज्यसभा में पास हो गई पर लोकसभा में नहीं हो पाई, तो इस टाइप से क्या होता है, प्रॉब्लम में आ जाते हैं। बिल पास करें, मतलब बिल कभी लॉ ही नहीं बन पाएगा, एक्ट ही नहीं बन पाएगा, पर वो एक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, तो फिर हम जॉइंट सेशन ले आते हैं। तो आज तक इंडिया में कितने जॉइंट सेशन आए? 3। एक तो डाउरी प्रोहिबिशन, दहेज को हटाने के लिए जो आया था, बैंकिंग सर्विस रिपील एक्ट, और पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। चलो, तो he she can call a joint session of both houses of parliament if there is deadlock regarding a bill। अगर किसी बिल को लेके डेडलॉक आ रहा है तो भैया प्रेसिडेंट के पास कोई सामने रास्ता ही नहीं बचता, तो वो जॉइंट सेशन कॉल कर लेता है। अब बेटा ये जो वर्ड डेडलॉक है इसका मीनिंग क्या होता है? गतिरोध, रुकावट आना, या तो जब कोई 2 पार्टीज हैं जिन दोनों की हाँ या दोनों की ना ज़रूरी है, ऐसे में दोनों पार्टी से एक दूसरे के साथ इत्तेफाक ही नहीं रख पा रही है, मतलब एक दूसरे के साथ अग्री नहीं कर पा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेडलॉक। तो जब भी कोई डेडलॉक आएगा रिगार्डिंग अ बिल, तो प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन को बुला सकता है। हर बिल, मतलब जितने भी बिल होते हैं, ईच बिल पास बाय पार्लियामेंट हैज़ टू रिसीव प्रेसिडेंट असेंट। देखो, लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से पास हो गया तो लोकसभा जाएगा, दोनों हाउसेस से जब पास हो जाएगा तो भी वो बिल एक्ट नहीं बनेगा, लॉ नहीं बनेगा, जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं कर देता। तो प्रेसिडेंट की साइन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईच बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट, हर वो बिल जिसको पार्लियामेंट ने पास कर दिया है उसे प्रेसिडेंट का असेंट भी रिसीव होना चाहिए, तभी वो लॉ बन पाएगा, तभी वो एक्ट बन पाएगा। आई बात समझ में? हम पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं बिल, जब हर जगह से दोनों हाउसेस से पास हो जाए, प्रेसिडेंट उस पर साइन कर दे, तो वो क्या बन जाता है? लॉ। आई बात समझ में? तो बिल लॉ नहीं बन पाएगा जब तक प्रेसिडेंट उसको अपनी असेंट नहीं दे देता। प्रेसिडेंट में सेंड द बिल बैक टू पार्लियामेंट, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि यार ये बिल में कुछ कमी है तो पार्लियामेंट को वापस भेज सकता है। पर बेटा यहाँ पर एक बात सुनो, क्योंकि पार्लियामेंट में बैठे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि रियल हेड है हमारी कंट्री के, और जो प्रेसिडेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल हेड है गवर्नमेंट के, पर जो प्रेसिडेंट है वो तो नॉमिनल हेड है ना। अब नॉमिनल हेड है, अब ये नॉमिनल हेड अगर रियल हेड के पास हुई चीज़ों को वापस भेजेगा तो ये रियल हेड के ऊपर डिपेंड करता है, पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रेसिडेंट की बात माने या ना माने। आई बात समझ में? फिर से समझो, नहीं आया तो हर बिल को लॉ बनने के लिए प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए। पार्लियामेंट से पास होने के बाद वो किसके पास जाता है बेटा? प्रेसिडेंट के पास जाता है, तभी वो लॉ बनेगा। कई बार प्रेसिडेंट कुछ चेंजेस के लिए उस बिल को वापस पार्लियामेंट में भेज देता है, इफ़ ही शी डज नॉट अप्रूव, बट इफ़ इट इज़ पास्ड अ सेकेंड टाइम, पर अगर वो बिल एज इट इज़ भी सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट के पास आ जाएगा तो प्रेसिडेंट को साइन करने ही पड़ेंगे। ही और शी इज़ ऑब्लाइज टू साइन इट एंड गिव हिज और हर एसेंट। मतलब प्रेसिडेंट के पास यहाँ पर भी नॉमिनल पावर है, जो बिल उसके पास आया उसको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। अगर वो भेजता भी है वापस पार्लियामेंट के पास कि यार इसमें ये सुधार कर लो या ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, इस केस में ये डिपेंड करेगा पार्लियामेंट के हाउस पे, वो उसमें चेंजेस करना चाहता है या नहीं करना चाहता। वो करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो ठीक, पर अगर सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट को वही का वही बिल मिलेगा तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। चलो, प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा। हाँ, तो भाई हमारे प्रेसिडेंट का एक इम्पॉर्टेंट काम और भी है कि जो 12 मेंबर राज्यसभा में नॉमिनेट होके आते हैं उन्हें नॉमिनेट कौन ही करता है? हमारा प्रेसिडेंट। और ये जो 12 पीपल होते हैं, जो 12 लोग होते हैं, ये स्पोर्ट्स से, साइंस से, टेक्नोलॉजी से, इनमें हो कोई एक्टर एक्ट्रेसेस भी हो सकते हैं, है ना। तो जैसे मैरी कॉम है, सचिन तेंदुलकर है, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो ये लोग नॉमिनेट होकर ही काय में आए हैं बच्चा, राज्यसभा में आए, ठीक है। मैरी कॉम
राज्यसभा मेंबर रह चुकी हैं। सचिन तेंदुलकर राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं और ये 12 राज्यसभा मेंबर को नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट। अब लोकसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है? तो लोकसभा में नॉमिनेट करता है 2 लोगों को, और वो 2 लोग किस कम्युनिटी को बिलोंग करते होंगे? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ठीक है बात। पर 2024 में जो लोकसभा बनेगी उस लोकसभा में ये 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग नॉमिनेटेड नहीं होंगे। इनकी पोस्ट को ख़त्म कर दिया है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने कि अब भैया लोकसभा में हमें कोई 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन नहीं चाहिए। आगे बात समझ में? तो अब तक हमारे प्रेसिडेंट लोकसभा के लिए भी 2 लोगों को नॉमिनेट करते थे और राज्यसभा के लिए 12। पर अब 2024 के जो इलेक्शन होंगे उसमें लोकसभा का नॉमिनेशन खत्म है, कोई एंग्लो इंडियन को हम नॉमिनेट नहीं करेंगे। तो पढ़ लो एक बार, जो प्रेसिडेंट होता है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है राज्यसभा के लिए और 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करता है लोकसभा के लिए। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, सपोज करो पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा, तो प्रेसिडेंट किसी भी ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है। ऑर्डिनेंस भी लॉ की तरह ही होता है। लॉ का मतलब क्या होता है? कानून। कानून की तरह होता है, बट दे आर वैलिड ओनली फॉर 6 वीक आफ्टर द पार्लियामेंट मीट्स अगेन। ठीक है बात। अब सुनो, देखो कई बार पार्लियामेंट सेशन में नहीं है पर बहुत अर्जेंट नीड है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। वो ऑर्डिनेंस लॉ की तरह ही बिहेव करता है, पर उसकी वैलिडिटी सिर्फ कब तक रहेगी बच्चा? 6 वीक्स तक रहेगी आफ्टर द पार्लियामेंट मीट्स अगेन। अब पार्लियामेंट जब दोबारा मिलेगी तो उसको उस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस के लिए प्रॉपर लॉ बनाना पड़ेगा, है ना। प्रेसिडेंट ने तो टेम्परेरी उसको इशू कर दिया था, पर अब पार्लियामेंट अगर सिटिंग में है तो पार्लियामेंट को 6 वीक के अंदर उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? लॉ बना देना पड़ेगा। अब जरा इसमें एक बात और ध्यान से सुन लो स्टूडेंट्स, देखो हर 6 महीने में पार्लियामेंट को मिलना ही है, हर 6 महीने में पार्लियामेंट को मिलना है। तो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब अगर प्रेसिडेंट ने किसी ऑर्डिनेंस को इशू किया तो विद इन अ 6 मंथ पार्लियामेंट मिलेगी ना, 6 महीने तक मिलेगी, तो 6 महीने तक तो ऑर्डिनेंस रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। पर जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन कंटिन्यू हो गया, दोनों हाउसेज अपनी मीटिंग्स प्रोसीडिंग्स को चालू कर दिए, बस उसके 6 वीक के अंदर वो ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा। तो वो ऑर्डिनेंस अगर काम का लगता है तो पार्लियामेंट अपनी प्रोसीडिंग्स में उसको लॉ बनाने का पूरा कोशिश करती है। क्या बात समझ में आ गई? आई गई होगी, नहीं आई होगी तो कमेंट सेक्शन में लिखना, हम फिर से डिस्कस करेंगे इसको। फाइनेंशियल पावर, चलो वित्तीय शक्तियाँ, तो कौन कौन सी वित्तीय शक्तियाँ फाइनेंशियल पावर है? जो बजट है, बजट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। बजट भी पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के नाम पर ही। ऑल मनी बिल्स, जितने भी मनी बिल्स होते हैं आर इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विद द प्रेसिडेंट्स परमिशन। जितने भी मनी बिल आएंगे पार्लियामेंट में वो किसकी परमिशन से आएंगे? प्रेसिडेंट की परमिशन से आएंगे। बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है किसके नाम पे? प्रेसिडेंट के नाम पे। प्रेसिडेंट कैन ग्रांट एन एडवांस फ्रॉम कॉन्टीजेंसी फंड। बेटा कॉन्टीजेंसी फंड हम बना के रखते हैं कि अगर कोई बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए, फ्लड आ जाए, सुनामी आ जाए, या और भी कोई एक्सवाइजेड सिचुएशन आ जाए, वॉर लाइक सिचुएशन आ जाए, तो उसके लिए हम कॉन्टीजेंसी फंड बना के रखते हैं। पर प्रेसिडेंट चाहे तो उस कॉन्टीजेंसी फंड में से कुछ ग्रांट गवर्नमेंट को दे सकता है इन केस ऑफ अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। कोई ऐसा एक्सपेंडिचर आ जाए जिसको आप चाह कर भी ख़त्म नहीं कर सकते, चाह कर भी उसे अवॉइड नहीं कर सकते, तो इस कंडीशन में फंड्स कौन देते हैं? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, जुडिशियल पावर्स। जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास पावर होती है कि वो माफ़ कर दे, पार्डन मतलब माफ़ करना, रिड्यूस मतलब कम करना, सस्पेंड करना मतलब पूरी तरह ख़त्म कर देना, द सेंटेंस ऑफ अ पर्सन हु हैज़ फाउंड गिल्टी। कोई इसको हम बोलते हैं दया याचिका। क्या बोलते हैं? दया याचिका। क्योंकि बात प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी की सज़ा को पूरी तरह माफ़ कर दे, सज़ा को कम कर दे, ठीक है। और किसी मृत्युदंड को भी, मतलब जो सेंटेंस टू डेथ होता है ना, मतलब फांसी की सज़ा, उसको भी ख़त्म कर सकते हैं प्रेसिडेंट। इतनी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। अब जो हमारा प्रेसिडेंट है उसे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है कि वो बिल्कुल भी आंसरेबल नहीं है टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अपने कामों के लिए वो कोर्ट ऑफ लॉ को आंसरेबल नहीं है। बस उसके साथ क्या हो सकता है? उसको इम्पीच किया जा सकता है थ्रू पार्लियामेंट। अगर वो ट्रीजन के चार्जेस में, वो करप्शन के चार्जेस में, या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी रूल को वायलेट करता पकड़ा गया तो उसके साथ इम्पीचमेंट हो सकता है। तो वो एक बात ही अलग हो गई जो कि आज तक हमारे इंडिया में तो नहीं हुआ है। पर बेटा वो अपने किसी भी काम के लिए आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में।
अब हम इमरजेंसी पावर्स को देखेंगे। इमरजेंसी पावर्स, चलो तो हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है कब इमरजेंसी लगी थी, किसने लगवाई थी? तो चलो मैं बताती हूँ। हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगी थी 1975 में, लगवाने वाली थी इंदिरा गांधी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। कब लगी थी बेटा इमरजेंसी? 1975 में। कब तक थी? 77, 2 साल हमारे कंट्री में भी इमरजेंसी लगी थी। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। और प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली। क्योंकि इमरजेंसी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, प्राइम मिनिस्टर तो लगा नहीं सकता। तो यहाँ पर भी ऐसा ही था। देखो, हम जब बोलते हैं ना कि हमारे प्रेसिडेंट के पास सिर्फ नॉमिनल पावर से, तो बेटा इसका एक बेस्ट एग्जांपल है 1975 की इमरजेंसी। एक लहरी आते थे पहले, लहरी का कार्टून है, आप लोग सारे बच्चे यूट्यूब पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे नहीं गूगल पे सर्च करेंगे, कार्टून ऑफ इमरजेंसी बाय लहरी, है ना, ऐसा ही सर्च करना। तो उसमें आपको एक बाथ टब दिखेगा, बाथ टब में यहाँ पर फखरुद्दीन अली नहा रहे होंगे और वो पेन से एक ऑर्डिनेंस पे साइन कर रहे होंगे। तो ये बात है कि फखरुद्दीन अली को तो पता भी नहीं था कि इमरजेंसी लगने वाली है या इंदिरा गांधी क्यों इमरजेंसी लगा रही है। बस इंदिरा गांधी आई सुबह सुबह इनके घर और इनसे इमरजेंसी के जो पेपर्स होते हैं उस पर साइन करा के ले गई, क्योंकि ऑथेंटिक तभी होती जब वो प्रेसिडेंट का साइन होता। तो ज़रूर देखना इस कार्टून को आप लोग, है ना। क्या है? लहरी का कार्टून है, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। ऐसा एक बाथ टब दिख रहा होगा, उसमें फखरुद्दीन अली वैसे कार्टून जैसे साइन कर रहे होंगे और इंदिरा गांधी ऐसे बैठी होंगी बाहर, देख। चलो, तो हमारी कंट्री में इमरजेंसी कब लगी? 1975 में। किसने लगवाई? इंदिरा गांधी ने लगवाई थी। प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली। चलो, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है किस कंडीशन में? तो पहला, अगर हमें लगे कि हमारी कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो थ्रेटेंड है ना, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है या आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है ना, लोग सड़कों पे उतर के आर्म्ड रिबेलियन करने लग गए हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, तो कोई दूसरी कंट्री हमारे ऊपर अटैक कर रही है, तो इस कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी। दूसरा केस, अगर सरकार चाहे कि यार भैया वो पर्टिकुलर स्टेट है उसको हमने हर तरीके से देख लिया, भाई वहाँ पर तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, सरकार चाहे तो वहाँ पर भी वो स्टेट इमरजेंसी लगा सकती है। चलो, इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, अगर किसी स्टेट की जो सरकार है वो प्रॉपरली काम ना कर पाए अकॉर्डिंग टू लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज दिए हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग किसी स्टेट की गवर्नमेंट प्रॉपरली काम नहीं कर पाती, तो वहाँ पर भी क्या लग जाता है? प्रेसिडेंट रूल। आई बात समझ में? उत्तराखंड में लगा था प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है बेटा? हमने देखा यार, सरकार ने देखा कि यार कितना भी कुछ कर लो वहाँ पर लॉ का वायलेशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो स्टेट नहीं चल रहा है, तो उस स्टेट में उस पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट होती है उसका शासन खत्म करके वहाँ पर क्या लगा दिया जाता है? प्रेसिडेंट रूल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर कभी ऐसा लगे कि भाई हमारी कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। अगर फंड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी। फिर से वही बात कि प्रेसिडेंट खुद से डिक्लेयर नहीं कर सकता है इमरजेंसी, उसे पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। यार प्लीज़ बेटा वो कार्टून देखना, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ उस कार्टून का इमेज क्योंकि मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक का डर है कि अगर मैंने वो दिखाया तो ऐसा ना हो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, पर आप लोग प्लीज़ 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 सर्च करना, ठीक है। Hence, we see that through president has a wide range of power। देखो, हमने मान लिया कि प्रेसिडेंट खुद से इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता, उसको पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत है, पर फिर भी हमने देखा कि यार फिर भी बहुत सारी पावर्स हमारे प्रेसिडेंट के पास हैं, ठीक है। और जितनी भी पावर्स हमारे प्रेसिडेंट के पास हैं वो सारी लिमिटेड हैं, ठीक है। इमरजेंसी भी वो किसके कहने पे लगा रहा है? पार्लियामेंट के कहने पे लगा रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहा है तो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे कर रहा है। तो भाई हम लोग बोले कि हमारे प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर है, पर वो सारी की सारी पावर्स लिमिटेड हैं और स्ट्रिक्टली उन्हें एक्सरसाइज वो तभी कर पाते हैं जब कौन एडवाइस करे? प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब हम देखेंगे डिस्क्रिशनरी पावर। देखो, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, जैसे हमारे लोकसभा में टोटल सीट्स पे इलेक्शन में मेजॉरिटी के लिए जो सीट चाहिए थी वो किसी भी पार्टी को नहीं मिली, है ना, तो क्या होगा? हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो 272 सीट्स चाहिए आपको लोकसभा में, काय के लिए? क्लियर मेजॉरिटी के लिए। तो कितनी बार ऐसा होता है इलेक्शंस में कि इतनी सीट किसी एक सिंगल पार्टी को मिलती ही नहीं है?
आगे बात समझ में। टोटल अगर हम बात करें तो 545 सीट्स होंगी। इसमें से 2 तो एंग्लो इंडियंस होंगे जो नॉमिनेटेड होंगे, तो हम मान लें कि ये नॉमिनेटेड को अगर हम छोड़ भी दें तो 543 सीट्स में से आपको मेजॉरिटी के लिए कितनी सीट्स लानी, क्योंकि ये तो नॉमिनेटेड मेंबर है ना, इनका कोई रोल ही नहीं है। तो टोटल सीट्स कितनी मान लें हम 543, तो 543 में से मेजॉरिटी के लिए कितनी चाहिए 272। लगा लो इसका 50%, इसका 50% आएगा पॉइंट में, मतलब 272 सीट्स चाहिए हमें। कितनी चाहिए 272 सीट्स मेजॉरिटी के लिए। पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर मेजॉरिटी सीट नहीं मिले लोकसभा में तो कोलेशन बनेगा। क्या बनेगा? कोलेशन। पर किसी किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि 2-3 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर कोलेशन भी नहीं बना पा रही, उसमें भी आपस में लड़ रही, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। देखो पहली बात तो तुम्हें या तो क्लियर मेजॉरिटी मिल जाए, तुम्हें वो भी नहीं मिल रही। फिर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन होगा कि तुम 2-3 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर कोलेशन बना लो, पर तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो अब क्या होगा? चलो पहले हम पढ़ते हैं बुक में। नो पॉलिटिकल पार्टी विंस क्लियर मेजॉरिटी, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली लोकसभा में। एंड कोलिशन कैन नॉट बी फॉर्म्ड, और ये लोग मिलकर कोलिशन भी नहीं बना पा रहे, आपस में लड़ रहे हैं। तो प्रेसिडेंट सिलेक्ट कर सकता है अपनी चॉइस के प्राइम मिनिस्टर को। However, the selected candidate has to prove his or her majority in लोकसभा। मेरी बात सुनो, तुम्हें मेजॉरिटी नहीं मिली, तुम कोलिशन भी नहीं बना पा रहे, तो प्रेसिडेंट किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सोच समझ के, ऐसे नहीं बेतुका किसी को भी जिसको 2 सीट मिली उसको वो बोल देगा कि चलो आज प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। वो प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी पसंद से चुनेगा, पर एक बार अगर आप प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हो तो आपको लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करना पड़ेगा विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट को। तो वाइस प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन भी वैसा ही होता है जैसे प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो आपके पास वो सारे क्वालिफिकेशन होने चाहिए जो किसके पास हैं, प्रेसिडेंट के पास। चलो, द क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर सेम एज दोस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वही चाहिए आपको वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। एक्सेप्ट दैट वाइस प्रेसिडेंट शुड बी एलिजिबल फॉर मेंबरशिप टू द राज्यसभा। पर वाइस प्रेसिडेंट के पास क्या भी होनी चाहिए, राज्यसभा की मेंबरशिप होनी चाहिए। और वाइस प्रेसिडेंट का टाइम भी कितने साल का होता है बच्चा? 5 साल का होता है। ये है हमारे 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू। पर करंट कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है बात। करंट प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज जगदीप धनखड़। और 13th कौन थे, मतलब इसके पहले कौन थे? वेंकैया नायडू। 14th कौन है? जगदीप धनखड़। तो भाई प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के जो भी क्वालिफिकेशन है वो सेम होंगे, बस ये है कि राज्यसभा की सीट के लिए भी जो भी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी होना चाहिए किसके पास? वाइस प्रेसिडेंट के पास। एक एड ऑन है। फंक्शंस क्या होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के? तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। देखो हमारी जो लोकसभा होती है उसमें होता है स्पीकर मतलब जो एक बीच में व्यक्ति बैठा होता है ना, जो सबको बोलता है मान्यवर आप बोलिए, आप सीट को देखिए बोलिए, आप ऐसा नहीं बोल सकते मान्यवर, जो पूरी प्रोसीडिंग्स को संभालता है वो स्पीकर होता है। ऐसे राज्यसभा में चेयरमैन होता है जो राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को प्रॉपरली कंडक्ट कराता है। तो बेटा जैसे ही आप वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं एक्स ऑफिशियो आप क्या भी बन जाते हैं? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एम आई क्लियर हेयर? कोई भी वाइस प्रेसिडेंट बने वो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का चेयरमैन। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। वाइस प्रेसिडेंट बने हो तो एक पोस्ट आपको और मिल जाएगी 1 get 1 फ्री में, कि आप चेयरमैन बन जाएंगे राज्यसभा के। ही शी टेक्स ओवर द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, और वो जब प्रेसिडेंट नहीं होगा तो प्रेसिडेंट के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, ठीक है। जब अगर किसी केस में अगर ऐसा हो जाए कि वैकेंसी हो जाए प्रेसिडेंट के ऑफिस में, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट की तरह ही काम करता है जब तक कि कोई नया प्रेसिडेंट ना चुना जाए। तो क्या बात समझ में आ गई? वाइस प्रेसिडेंट ही बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? एक्स ऑफिशियो क्या होता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। दूसरा, अगर प्रेसिडेंट नहीं है कहीं बाहर है तो प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकता है, उनकी प्रेसिडेंट की फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। पर किसी केस में ऐसा हो जाता है बच्चा कि प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो जब तक प्रेसिडेंट की पोस्ट पे वैकेंसी होती है तो ये प्रेसिडेंट की तरह ही काम करते हैं। कब तक? सिर्फ जब तक नया प्रेसिडेंट ना चुना जाए। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। ओनली इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर से।